बात हो रही है नादिर शाह के हिंदुस्तान पर आक्रमण की और उसके बाद मची लूटपाट और भयानक नरसंहार की। इस कहानी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा, उस पर आप लोग चाहें तो विचार कर सकते हैं और ऐसी बातों में विचार करना मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। जैसा मैंने पहले बताया था कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और एक तरीके से देखा जाए तो 1800 के आसपास हिंदुस्तान पर अंग्रेज पूरी तरीके से काबिज हो गए। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के आखिरी मुगल सम्राट थे। उनके मरने के बाद या उनको पकड़ के रंगून भेजे जाने के बाद ही तकनीकी तौर पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता पूरे भारतवर्ष पर काबिज हुई। तो बीच का ये जो कालखंड है, जैसा मैंने बताया था लेटर मुगल पीरियड बोला जाता है, उस पीरियड में या उसके थोड़ा सा पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब से मुगल औरंगजेब के मरने के बाद कमजोर होने शुरू हो गए थे, कि बहुत सी देशी रियासतें, चाहे वो अवध हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे जो भी हो, चाहे उधर के जाट रहे हो, चाहे वो महाराजा और भी तमाम जो देशी ताकतें थीं, वो सारी की सारी मुगलों को रिप्लेस करना चाहती थी और उसमें अंग्रेज और भी तमाम दूसरी यूरोपीय शक्तियां आ गई थी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। मुगलों को हटाना तो सब चाहते थे, लेकिन एक मुगलों को हटाने के बाद वो हिंदुस्तान क्या करेंगे, ये उनमें से किसी के भी दिमाग में लंबे समय तक क्लियर नहीं था। कुछ हद तक अंग्रेजों के दिमाग में केवल क्लियर था। अंग्रेज इस उद्देश्य से आए ही थे कि हमको हिंदुस्तान को लूट करके और इंग्लैंड का फायदा पहुंचाना है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो उनका कंसेप्ट क्लियर था। बाकी जितनी ताकतें थी, जो देशी ताकतें थी या यूरोपीय ताकतें भी थी, वो इस मामले में क्लियर नहीं थी कि उनको हिंदुस्तान, अगर वो हिंदुस्तान पे काबिज हो जाते हैं, मुगलों को हरा लेते हैं, तो उसके बाद वो करेंगे क्या। बहरहाल ये तो सब चलता ही रहता है। ऐसे जब ये बदलाव का ये दौर होता है इतिहास में, देश के भी इतिहास में होता है और विश्व के इतिहास में भी होता है, तमाम लोग इसको पढ़ते हैं, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं जानते भी हैं। तो ऐसा जो परिवर्तन का दौर जो होता है, उसमें बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वो होती है लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। और कई बार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में पूरे देश का या पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये एक इतिहास की सच्चाई है। अब लेकिन है तो है, उसमें क्या किया जा सकता है। उसी तरीके की एक सच्चाई नादिर शाह का आक्रमण भी थी, जिसको आमतौर पे ये कह के निपटा दिया जाता है कि नादिर शाह आया और लूट मार करके चला गया। ऐसा नहीं। अभी यही किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। नादिर शाह आया जरूर, उस समय तमाम लोग आ रहे थे मुगलों को कमजोर जान करके लूट मार करने के इरादे से। वैसे ही नादिर शाह भी था, वो भी उसी उद्देश्य से आया। और जैसा मैंने बताया, ये आ तो गया क्योंकि पैसा उसके भी कमजोरी थी। ईरान का नया नया शाह बना था, वो पैसा उसको भी चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं शाहजहां और औरंगजेब की कीर्ति से वो इतना अंदर ही अंदर घबराया हुआ था कि वो चल तो पड़ा था मोहम्मद शाह रंगीले की और कमजोरी और मुगलों की कमजोरी को सुन करके, लेकिन वो लगातार डरा भी हुआ था। जैसा आप इतिहास, जो लोग जिनकी दिलचस्पी इतिहास को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, वो लगातार संधि के भी संदेश भेजा रहा था, जिसमें ये बेसिक बात थी कि आप उनको कुछ पैसे दे दीजिए, हम लौट जाएं, और साथ ही साथ लड़ाई करके आगे भी बढ़ रहा था। क्योंकि चूंकि एक दफे वो अंदर चला आया था, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता था कि वो एक जगह चुपचाप बैठा रहता। तो वो लड़ाई और संधि, जिसमें कि कुछ पैसे लेने की पेशकश थी, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। अगर कोई और उस समय कोई एक ऐसा बादशाह होता है, कोई एक कानून का शासन होता किसी देश पर, या जहाँ नीति नियम सब चीजें स्पष्ट होती और बादशाह या जो भी कह लीजिए, जो भी सत्ता के शीर्ष पर होता है, अगर उसके सामने कंसेप्ट क्लियर होता और लोग कल्याणकारी होता, तो इस समस्या से बहुत आसानी से निपटा जा सकता था। जैसे कि पिछले जमाने में, पिछले आप इतिहास पढ़ें तो लोगों ने निपटा भी, कई बार निपटा है। लेकिन यहाँ स्थिति डिफरेंट थी। जैसा मैंने बताया कि नियम कानून कोई था नहीं, बादशाह कमजोर था और उसके जो वजीर थे वो सारे के सारे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, न कि देश राज्य का हित या अपने सम्राट का भी। तो जैसा मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीले ने नादिर शाह के आक्रमण के बाद, आक्रमण शुरू हो गया था, वो चल पड़ा था। तो जैसा मैंने बताया था कि उस समय मुगलों के दरबार में दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी। एक तो जो अवध के सूबेदार थे सादत खान बुरहानुल मुल्क, और दूसरे जो दक्षिण के सूबेदार थे आसफ जाह।
तो इन दोनों के बीच की प्रतिद्वंदता ये थी कि हमको मुगल बादशाह के बाद जो है वजीर बनना है। ये प्रतिद्वंदता बहुत दिन से चल रही थी। उस प्रतिद्वंदता के परे जो भी वजह नहीं हो, जो भी सोचा हो मोहम्मद शाह ने, उसने ये जिम्मा आसिफ जाह को दिया कि आप जाइए और उससे समझौते की बात करिए। आसिफ जाह गए और उन्होंने उसके समझौते की बात की भी नादिर शाह से, और एक ठीक ठाक रकम बताई कि मैं ये रकम हम आपको दे देंगे, आप चले जाइए। बातचीत का समझौता लगभग तय हो गया। उस रकम को लेकर के कई जगह पर कई बातें आती हैं, लेकिन किसी ने 1 करोड़ बताया, किसी ने 2 करोड़ बताया, किसी ने 5 करोड़ बताया। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मुगलों के जो अंदर की जो स्थिति थी और मुगलों का जो ऐश्वर्य था, उसके मद्देनजर ये रकम निश्चित रूप से काफ़ी कम थी। लेकिन चूंकि वो ईरान से आया था और एक गरीब बादशाह था, या कह लीजिए पैसे के लिहाज से उतना कम, मतलब उतना वो नहीं था, तो उसके लिहाज से एक बड़ी रकम थी जो भी आसिफ जाह ने उसको पेशकश की। ये समझौता लगभग हो गया। जब ये समझौता हो गया तो सादत खान ने सोचा कि भाई ये समझौता तो हो ही गया, और इस समझौते को कराने के एवज में अब आसिफ जाह को वजीर की कुर्सी मिलना तय। ये सोच करके कि अब आसिफ जाह को वजीर बनने से हम नहीं रोक सकते हैं, उस जमाने के हिसाब से सादत खान बुरहानुद्दीन मुल्क ने एक षड्यंत्रकारी खेल खेला, और वो नादिर शाह से बाद में जाके मिले और उन्होंने उससे कहा कि हुजूर, ये आप जो कह रहे हैं, जो आसिफ जाह आपको बता गए हैं, ये रकम तो दिल्ली के बनिए के यहाँ से बरामद हो जाएगी। आप दिल्ली चले तो आप जाकर के देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप जितनी चाहे रकम ले सकते हैं। ये बात किसकी समझ में नहीं आएगी, और स्पेशली ऐसे बादशाह की समझ में तो पूरी तरीके से आ जाएगी जो लूट मार के इरादे से निकलाएगी। बहरहाल उतना अब कहानी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ समय का भी अभाव है। इस पूरी घटना के बाद करनाल की लड़ाई हुई। करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीले हारा, नादिर शाह जीता, और करनाल की लड़ाई में भी करनाल की लड़ाई की हार और उसमें जो षड्यंत्र हुए उसमें भी आसिफ जाह और सादत खान बुरहानुद्दीन दोनों का काफ़ी हाथ था। एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों की प्रतिद्वंदिता और मोहम्मद शाह की कमजोरी, इसने ही नादिर शाह को वो मौका दिया कि वो दिल्ली तक आया। अदरवाइज वो बहुत पहले से कहीं से वापस कर दिया जाता, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो उस जमाने में बड़ी रकम थी वो देकर। बहरहाल इन दोनों की प्रतिद्वंदिता और मोहम्मद शाह रंगीले की कमजोरी, इसने उसको दिल्ली तक लाकर के खड़ा कर दिया, और वो मोहम्मद शाह का मेहमान बन करके करनाल की लड़ाई में जब मोहम्मद शाह हार गए और वो दिल्ली के लाल किले के अंदर विजयी भाव से उसने प्रवेश किया, और महीने 2 महीने उसने आराम किया। उसके बाद फिर दूसरा किस्सा शुरू हुआ, जिसका भी जिक्र कम आता है लेकिन ये बताया जाना चाहिए। वो अपनी से, अब आप उस लिहाज से भी चीज़ों को देखिए, जब नादिर शाह इस समय, आप ये मतलब उसके लिहाज से भी चीज़ों को देखिए कि नादिर शाह एक दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है अपनी सेना के साथ। तो अगर वो अपने सेना और अपने सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त सतर्क नहीं रहेगा तो दूसरे देश में उसका और उसकी सेना का कुछ भी किया जा सकता था। इस बात को कम से कम उस मध्य युग की बर्बर राजनीति में नादिर शाह तो समझता ही था, और भी तमाम लोग समझते थे। यही हुआ, वो लाल किले में बैठा था, आराम कर रहा था, जो भी उस समय बातचीत हो रही हो, और नादिर शाह के सैनिक जो थे, अब हुआ उसमें किस्सा ये हुआ कि नादिर शाह के जो सैनिक थे वो दरियागंज में सामान लेने निकले, और चूंकि अफरा तफरी का माहौल था, चीज़ें गड़बड़ चली नहीं थी, तो बाजार में चीज़ों को महंगा कर दिया गया था। तो नादिर शाह के सैनिक जब बाजार में सामान लेने निकले, दरियागंज जो दिल्ली का लाल किले के पास का इलाका है, वो मेन मार्केट हुआ करता था, दरियागंज, चांदनी चौक, ये सब, वहाँ सब सामान लेने निकले। तो बनियों ने इस बात को, जो वहाँ के बड़े व्यापारी थे, उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों को देख करके सामानों के दाम एकदम से बढ़ा दिए। उन सैनिकों ने कहा भाई इतना दाम हम नहीं दे पाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो मतलब बहुत ही रूडली और बहुत ही बदतमीजी से बनियों ने कहा कि भाई ऐसा है कि लेना हो नहीं, वरना भागो यहाँ से, तुम्हारे पास सामान, तुमको देने के लिए मेरे पास सामान नहीं है। इसी में हो गई, इसी कहासुनी को लेकर के झड़प हो गई, और बनियों ने भी तलवार निकाल ली, और वही तो सैनिक थे ही, इन्होंने भी हथियार निकाली, और उसमें नादिर शाह के कुछ सैनिक इस पूरी घटना में मार डाले गए। इस घटना के बाद ये बात जब लाल किले के अंदर पहुंची तो जाहिर सी बात है, मतलब एक प्रदेश में अगर जिस सेना के बल पर आप वहाँ बैठे हुए हैं, अगर सेना के ही ऊपर आक्रमण हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस बर्बर युग में कह लीजिए, या कह लीजिए कुछ अस्थिरता के उस दौर में कोई भी बादशाह क्रोधित हो जाता। वैसा ही नादिर शाह के साथ हुआ।
अब इसके बाद की कहानी आपको आगे उस पर बताते हैं। अगर पसंद आया हो तो पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए भी इस वीडियो के बारे में, क्योंकि आपको इस वीडियो में अवध की कथा के बहाने हम आपको दुनिया और देश की जो राजनीति चल रही है और जो आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, उन सारी चीज़ों के एक तरीके से बीज आपको अवध की कथा में मिलेंगे। आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।